हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। जैसे कि आपको सबको पता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में होने वाले हैं, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 जो मार्केटिंग सब्जेक्ट है, जिसको कॉमर्स 5 बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों को हर एक मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में क्लैरिटी दूंगा। बिकॉज क्या है कि जब भी आपको कोई भी एमसीक्यू आता है तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आपको एक करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने में हेल्प होगा। ओके, आप चाहिए कितने भी अगर एमसीक्यूज पढ़ोगे, प्रिपेयर करके जाओगे, तो भी आप उनको आंसर कभी कभी नहीं कर पाते, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है। सो उसी चीज को ध्यान में रख के मैं आप लोगों को यहाँ पे हर एक वीडियो के अंदर एक एक मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको दूंगा कि कौन से उसके अंदर टॉपिक्स है, उसको कैसे आपको याद रखना है करके। ओके, सो आज हम लोग इस वीडियो में पहला मॉड्यूल देखने वाले हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। ना सबसे पहले ऑब्वियसली सब्जेक्ट है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का मीनिंग। ना मार्केटिंग क्या होता है सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, बिकॉज हर एक बच्चे को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग मतलब सिर्फ प्रमोशन करना होता है, या मार्केटिंग मतलब सिर्फ सेलिंग करना होता है। सो इट इज नॉट सो। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हो, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो, कस्टमर को सेल करते हो, और अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे आपके कस्टमर जो है सेटिस्फाइड होने चाहिए, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। मतलब आपने कस्टमर के नीड को फाइंड आउट किया, आपने प्रोडक्ट को बनाया, आपने उसको बेचा, और आपका कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाइड हुआ, ये सब प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। सो हमेशा याद रखना, मार्केटिंग मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना, या मार्केटिंग मतलब सिर्फ प्रोडक्ट का सिर्फ एडवर्टीजमेंट करना, इतना नहीं होता है। मार्केटिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, सो वो यहाँ पे फिलिप कॉटलर के डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। अभी मार्केटिंग में क्या क्या होता है पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ बेस ऑफ योर एंटायर मार्केटिंग सब्जेक्ट। ओके, कि मार्केटिंग में क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, या आप बोल सकते हैं ये मार्केटिंग है करके। हमको क्या लगता है सिर्फ ये मार्केटिंग है, या ये मार्केटिंग है, या सिर्फ सेलिंग करके मार्केटिंग है, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होती है। ओके, सो आगे भी आप देखोगे कि ये सब टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को डिटेल में क्वेश्चन है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये अगर आपको पता चल गया तो आपका 50% मार्केटिंग जो है वो यहाँ पे ही कवर हो जाएगा। सो विल सी कि मार्केटिंग में क्या क्या काम होता है। सबसे पहले है मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ता है ना। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है, जहां पे आप मार्केट में जाते हो और आप मार्केट के सिचुएशन या कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। बिकॉज सी अल्टीमेटली आपको वो प्रोडक्ट को बना के कस्टमर को बेचना है, तो कस्टमर को क्या चाहिए वो आप क्या करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। यस नो। तो मार्केटिंग रिसर्च में आपको डेटा कलेक्ट करना होता है कि आपके कस्टमर के क्या लाइक्स है, डिसलाइक्स है, ये सुनो, कि उनके क्या प्रेफरेंसेस है, चॉइसेस है, ताकि वो आपको प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करेगा। सेम तरीके से आप क्या करते हो, डीलर रिसर्च करते हो ना। डीलर रिसर्च का मतलब क्या होता है कि देखो, आप जो मैन्युफैक्चरर होता है, जरूरी नहीं कि हरदम वो डायरेक्टली प्रोडक्ट कस्टमर को बेचता है। कभी कभी वो क्या करता है, होलसेलर रिटेलर की हेल्प लेता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ये सुनो, तो होलसेलर और रिटेलर आप जो कमीशन देते हो प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपका होलसेलर और रिटेलर आप जो कमीशन देते हो उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पुश नहीं करेंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले कस्टमर का रिसर्च करना है, आपको डीलर रिसर्च करना है, उसके साथ साथ आपको मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, डिमांड क्या चल रहा है, कंपटीशन कितना है, ये सब चीजों के बारे में आपको पहले रिसर्च करना पड़ता है। ये पूरा रिसर्च करने के बाद में आपको मार्केट की कंडीशन पता चल गई, आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता चल गई। अभी आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे ना। प्रोडक्ट डिजाइन करना मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाना। ओके, आपको पता चला कि कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च किया और आपको पता चला मुंबई के अंदर लोग ज्यादातर मैंगो का पिकल पसंद करते हैं, मैंगो का अचार पसंद करते हैं, तो आप क्या करोगे, अभी मैंगो का अचार बनाना शुरू करोगे। यस नो। सो प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज नथिंग बट योर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। ओके ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते समय भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ओके, मतलब वो प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। फिर आपको सोचना पड़ता है कि कलर का पैकेजिंग कैसा होगा, कलर का साइज क्या होगा। जैसे कार वगैरह आप बनाते हो तो कार में आपको साइज को ध्यान में रखना पड़ता है, कलर को ध्यान में रखना पड़ता है। ये सुनो, अगेन कार का एग्जांपल लेंगे तो बहुत सारे लोगों को व्हाइट कलर का कार, ग्रे कलर का कार, ये सुनो, ये कलर्स अच्छे लगते हैं, तो कलर भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप प्रोडक्ट को बनाते हो। ओके, फिर आपके ये
प्रोडक्ट है उसका शेप कैसा है, जैसे मोबाइल फोन है तो मोबाइल में स्लिक शेप होता है वगैरह, वो सब, तो वो सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है यहाँ पे। सो आपको प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सोचना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डिजाइन। ओके, सो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है जब भी आप प्रोडक्ट को बनाते हो तभी। ओके, एक तो क्वालिटी हो गई, फिर उसका कलर, साइज, शेप वगैरह, ये सब चीजें होती है। देन ब्रांडिंग। नाउ ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट को कुछ आइडेंटिटी देनी है, पहचान देनी है। जैसे हमारा जन्म होता है वैसे हम लोग को एक नाम दिया जाता है, उससे हमारी एक पहचान बनती है। वैसे अपने प्रोडक्ट को बनाया, अभी प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, ब्रांडिंग करना है। तो आप प्रोडक्ट का एक सूटेबल नाम रखोगे। जैसे आप लोग देखते हो कि लक्स साबुन है, या सुनो, फिर बाद में आप देखते हो कि अप्सरा पेंसिल है तो अप्सरा इज अ ब्रांड नेम। ओके, उषा फैन है तो उषा इज अ ब्रांड नेम। या सुनो, मैगी है। तो ऐसे आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को नाम देते हो, जिससे वो प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ब्रांडिंग करते हैं। नो, ब्रांडिंग में सिर्फ नाम नहीं आता, ब्रांडिंग कैन बी एनीथिंग। जैसे कि आप कोई स्लोगन वगैरह यूज करते हो, जैसे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये सुनो, जो LIC का स्लोगन है, जिससे LIC जाना जाता है, मतलब मैं अगर सिर्फ बोलूं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो आप लोग इजीली पहचान लोगे कि LIC है करके। ये सुनो, फिर एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, तो ये क्या है, अप्सरा पेंसिल है। ओके, आई एम लविंग इट, मैकडोनल्ड। सो ऐसे उसको भी हम लोग ब्रांडिंग बोल सकते हैं। तो ब्रांडिंग के अंदर सिर्फ नाम नहीं आता है, ब्रांडिंग के अंदर आप लोग कोई भी एक ऐसा कैची फ्रेज वगैरह, या जिसको हम लोग स्लोगन वगैरह बोलते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। प्लस ब्रांडिंग के अंदर लोगो भी आ सकता है। जैसे कि आपको पता है मैकडोनल्ड का अपना एक लोगो है, नाइकी का अपना एक लोगो है, शेवरोलेट जो कार से उनका अपना एक लोगो है। ये सुनो, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक लोगो होता है। तो ब्रांडिंग मतलब क्या, ब्रांडिंग मतलब प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट करना। और आइडेंटिटी आप कैसे क्रिएट करते हो, बाय वे ऑफ गिविंग अ नेम टू द प्रोडक्ट, और कोई स्लोगन वगैरह यूज कर सकते हो, या फिर आप लोगो वगैरह यूज कर सकते हो। तो ब्रांडिंग हो गया। ओके, फिर बाद में है प्राइसिंग ना। प्राइस का मतलब क्या होता है, हमेशा एक वर्ड याद रखना, एक्सचेंज वैल्यू। प्राइस मतलब क्या होता है, एक्सचेंज वैल्यू, जिसमें बायर इज रेडी टू बाय द प्रोडक्ट एंड सेलर इज रेडी टू सेल द प्रोडक्ट। तो प्राइस भी आपको डिसाइड करनी है एज अ मार्केटर, तो आपको उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, डिमांड कितना है प्रोडक्ट का, कॉम्पिटिटर कितना चार्ज कर रहा है। ये सुनो, तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में पता होनी चाहिए, और तब जाके आप अप्रोप्रिएट प्राइस आपके प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हो। बिकॉज आपने बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज किया तो देर आर चांसेस दैट कस्टमर माइट नॉट बाय योर प्रोडक्ट। और अपने अगर लो प्रोडक्ट प्राइस रखा तो फिर आपको क्या हो सकता है, उसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो आपको प्रॉपर प्राइस के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, और इन फैक्टर्स के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है कि डैश फैक्टर इन्फ्लुएंसेस टू द प्राइस। तो इकोनॉमिक कंडीशन होता है, डिमांड होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कॉम्पिटिटर का प्राइसिंग होता है। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस टू द प्राइस। फिर आता है आपका प्रमोशन ना। प्रमोशन मतलब हमेशा याद रखना, प्रमोशन मतलब कम्युनिकेशन होता है। आप आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशन। तो प्रमोशन मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट में क्या स्पेशल है, क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, या कस्टमर ने क्यों आपका प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, या दूसरी डिटेल जो होती है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आप लोगों को कम्युनिकेट करते हो प्रमोशन के थ्रू। सो प्रमोशन, ये वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। प्रमोशन इज नथिंग बट योर कम्युनिकेटिंग what you're communicating about your product to the target customers। अभी प्रमोशन के अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, पर आगे आप लोग देखोगे देर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रमोशन, और जिसको हम लोग प्रमोशन मिक्स बोलते हैं, यस ना, या कम्युनिकेशन मिक्स बोलते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप लोग प्रमोशन कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग मतलब पेड प्रमोशन होता है, जहां पे पैसा देना पड़ता है। सेल्स प्रमोशन मतलब कुछ ऑफर्स वगैरह आप देते हो, कुछ टेक्निक्स यूज आप करते हो, जैसे कि एक्सचेंज ऑफर आपने दे दिया कि पुराना प्रोडक्ट लेके आओ, नया प्रोडक्ट लेके जाओ, डिस्काउंट दे दिया, होम डिलीवरी दे दी, ये सब आपके सेल्स प्रमोशन हो गए। सेल्समैनशिप हो सकता है। सेल्समैनशिप मतलब क्या, पर्सनल सेलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे सेल्समैन कस्टमर के पास जाता है या कस्टमर शॉप में आता है, या सेल्समैन जो होता है प्रोडक्ट के बारे में समझाता है और कन्विंस करके उनको प्रोडक्ट बेचता है। सो ये 3 प्रमोशन के तरीके मैंने यहाँ पे बताया, और भी बहुत सारे प्रमोशन के तरीके हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं ना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि चैनल को यूज करके, एक मीडियम को यूज करके आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हो, जिसको हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्योंकि देखो, आपने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, कितना भी रीजनेबल प्राइस चार्ज किया है, आपने कितना भी अच्छा प्रमोशन किया है, बट जब तक वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता नहीं है,
तब तक उसकी कोई भी अपनी इतना जो ये कि एफर्ट्स रखा हुआ है वो सारा आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आपको प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ता है ना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, आपको एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, होलसेलर्स, रिटेलर, इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और ये सबको हम लोग बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिनके थ्रू आप लोग क्या करते हो, आपने जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचाते हो। यस ना। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि जो क्या करती है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ओके, जहां पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता है, और डायरेक्टली वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट जो होता है वो डिलीवर करते हैं उनके डोर स्टेप पे। कुछ कंपनी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जहां पे वो एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये सब की हेल्प लेते हैं और कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। अभी इसमें भी अलग अलग टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, उसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके। आफ्टर सेल सर्विस, हमेशा याद रखना, आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ओके, जैसे आपका फ्रिज वगैरह हो गया, या आपका वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, ये सब प्रोडक्ट कैसे होते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म में चलने वाले होते हैं, और जो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, और जिनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने घर में एसी खरीदा, तो आपको पता है कि एसी को साल में एक बार या 6 महीने में एक बार सर्विसिंग करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो खराब हो जाता है। कभी कभी चीज खराब हो जाती है, जैसे फ्रिज खराब हो गया, या आपका एसी खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। सो कंपनी ने आपके प्रोडक्ट को, जो भी आपने ड्यूरेबल प्रोडक्ट परचेस किया, उसको मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए मेंटेनेंस के लिए उनका सर्विस स्टाफ आना चाहिए, प्लस कभी खराब हो गया तो आपको उसको रिपेयर करके देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर सेल सर्विस। ये भी मार्केटिंग में बहुत जरूरी होता है। आपने प्रोडक्ट बेच दिया और आपका मार्केटिंग खत्म हो गया, नहीं, आपको आफ्टर सेल सर्विस देना भी बहुत जरूरी है। कि अदरवाइज क्या होगा कि कस्टमर के माइंड में एक नेगेटिव इमेज बनेगा कि ये कंपनी जो आफ्टर सेल सर्विस नहीं देती, मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया तो मुझे रिपेयर करके नहीं दे दिया। क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में कस्टमर्स कैसे होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं। बार बार टीवी, फ्रिज वगैरह हम लोग नहीं परचेस करते। हम लोग 5 साल में, 10 साल में एक बार ही परचेस करते हैं। तो 5 साल और 10 साल के टेन्योर में वो खराब हो सकता है, तो उसको रिपेयर करके देना ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कभी भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हम लोग पहले पूछते हैं कि भैया, अगर ये रिपेयर करना पड़ेगा तो इसके पार्ट्स वगैरह हम लोग को मिल जाएंगे ना, या फिर ये प्रोडक्ट को आप सर्विसिंग करके देंगे ना हम लोग को, वैसे। ओके। देन मार्केटिंग में आपका होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नाउ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब नाम के अंदर ही है, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विथ योर कस्टमर्स। उसके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं कि आप कस्टमर के साथ कैसा अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हो। बिकॉज आपको कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ानी है, तो कस्टमर की लॉयल्टी अगर आप बढ़ानी चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। तब जाके कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। नहीं तो कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि आपका कस्टमर कल उठ के किसी और कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। और एक मार्केटिंग का फंक्शन होता है, वो है एमआईएस। एमआईएस मतलब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर होता है। जैसे टैली आपका सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, मार्केटिंग की सारी इंफॉर्मेशन को फीड करते हो, जो आपको मार्केटिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स है, उसकी सब आप एंट्री करोगे, उसकी प्राइस कैसी है, प्रमोशन, उसका सेल्स, ये सब चीजें आप क्या करते हो उसके अंदर फीड करते हो, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अभी ये जितने भी मैंने आप लोगों को फंक्शन बताया है, ये आगे जाके और डिटेल में आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चंस है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ बेस ऑफ योर मार्केटिंग। ओके। उसी के साथ साथ मार्केटिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका ब्रांड इमेज बढ़ता है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ता है। ओके। ब्रांड इमेज का मतलब आप लोग समझ लो कि इमेज आपके जो ब्रांड की है वो कस्टमर के माइंड में क्रिएट होनी चाहिए। जैसे मैं अगर सपोज बाथरूम क्लीनर की बात करूंगा, तो सबसे पहले नाम कौन सा आता है अपना, लाइजॉल। यस ना। या मैं अगर सपोज अच्छी हैंडराइटिंग वाली पेंसिल की बात करता हूं, तो कौन सा नाम आता है, अप्सरा। ओके। जब अगर सपोज मैं 2 मिनट में कुछ खाने के लिए अगर चाहिए, तो कौन सा नाम आता है, तो मैगी। हाँ। फिर हम लोग डैंड्रफ की बात करते हैं, तो डैंड्रफ अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा नाम आएगा हमारे दिमाग में, हेड एंड शोल्डर। सो ये सारे प्रोडक्ट्स ने, ये सारे मार्केटर्स ने क्या किया हुआ है, अपने दिमाग में एक इमेज बना के रखी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और हम लोग वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जाते हैं। यही सब चीजें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे कि व्हाट इज ब्रांड लॉयल्टी। तो ब्रांड लॉयल्टी मतलब कस्टमर अपने माइंड में वो प्रोडक्ट की इमेज कैसे परसीव करते हैं। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड इमेज। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी मतलब हमेशा याद रखना है, जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेस करता है, रिपीटेडली परचेस करता है, प्लस आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को भी रिकमेंड करता है, उसको बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। तो आपको स्टेटमेंट आएगा, डैश इज कॉल्ड एज अ ब्रांड लॉयल्टी। सो व्हेन कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट रिपीटेडली और अगेन एंड अगेन, एंड दे रिकमेंड योर प्रोडक्ट टू द अदर्स, दैट इज ब्रांड लॉयल्टी।
फिर उसके साथ साथ और भी आपके यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, तो वो आप लोगों को थोड़ा ये करना है ना। कॉर्पोरेट इमेज क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ब्रांड इमेज और कॉर्पोरेट इमेज में फर्क होता है। ब्रांड इमेज इज अ इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट। हाँ, जैसे लक्स हो गया, मैंने आप लोगों को बताया, लाइजॉल हो गया, ये सुनो। फिर आपका अप्सरा पेंसिल वगैरह हो गया, या कोई भी आपका फिलिप्स का बल्ब हो गया, सो फिलिप्स, तो ये आपकी ब्रांड लॉयल्टी हो गई। ओके। कॉर्पोरेट इमेज क्या होती है? ओके, सो नाउ कॉर्पोरेट इमेज क्या होता है? कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है कंपनी की इमेज, आपकी फर्म की इमेज। ओके, ना फर्म की इमेज आप क्यों क्रिएट करना चाहते हो? बिकॉज आपको स्टेक होल्डर का सपोर्ट चाहिए। स्टेक होल्डर मतलब आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉइज, आपके इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर, इनके सपोर्ट की वजह से आपका बिजनेस चलता है। ये लोग आपके कंपनी को सपोर्ट तभी करेंगे जब आपकी कंपनी की इमेज अच्छी होगी। अगर सपोज आपके कंपनी की इमेज अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे नहीं। ओके, कोई भी शेयर होल्डर आपको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, या कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सो ये सारी चीजें होगी अगर आपकी कॉर्पोरेट इमेज अच्छी नहीं होगी। तो मार्केटिंग से आप क्या करते हो? आपकी कॉर्पोरेट इमेज को भी एनहांस करने की कोशिश करते हो। देन दूसरे है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी का मतलब होता है सेविंग, और स्केल मतलब क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी। क्या होता है कि आप अच्छे से मार्केटिंग करते हो तो आपको क्या होता है, अब ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने की वजह से ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करते हो, जिससे आपको क्या मिलते हैं? डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। यस ना। तो डिस्काउंट मिलने की वजह से क्या होता है कि आप लोग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं पे कम हो जाता है, तो उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं। सो यू आर सेविंग ऑन द कॉस्ट। फिर एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है। then your expansion of business take place means you can take your business from local to regional, regional to national, national to international level. ओके, आप नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। आप नए नए मार्केट में एंट्री कर सकते हो, उसको मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं। या आप उसी प्रोडक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं? कुछ चेंजेस कर सकते हैं और उसको ऑफर कर सकते हो। जैसे मैगी के अंदर आपने कुछ वेरिएशन किया और उसको आपने वापस से कस्टमर को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। ये सुनो, तो अलग अलग एक्सपांशन के भी तरीके होते हैं जो मार्केटिंग के वजह से पॉसिबल होते हैं। हाँ? फिर मार्केटिंग की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करने में हेल्प होता है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इसके ऊपर आपको शायद तक आया क्वेश्चन, तो आया, पर इसके ऊपर ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगेन यहाँ पे 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपको हर एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि मतलब कैसे मार्केटिंग में इवोल्यूशन या क्रांति होती गई या कैसे चेंजेस होते गए। जिसमें सबसे पहले क्या है? एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। नाउ एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कस्टमर कोई भी क्वालिटी का प्रोडक्ट वहां पे परचेस करते थे वो समय में। कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं था, कंपटीशन नहीं था, बहुत ही कम प्रोड्यूसर्स थे। ये सुनो, तो सेलर कम होने की वजह से कस्टमर को जो भी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता था, कस्टमर उसको क्या करते थे? एक्सेप्ट करते थे। देन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करते थे जो वाइडली अवेलेबल है, मतलब सब जगह पे अवेलेबल है और उसकी प्राइस कम है। ओके, तो ये शब्द आपको याद रखने हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीज होती थी। सो प्रोडक्शन कॉस्ट कॉन्सेप्ट में वो प्रोडक्ट को परचेस करते थे विच इज वाइडली अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जिसमें कस्टमर क्वालिटी को ध्यान देने लग गए कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट कस्टमर परचेस करने लगे। यहाँ पे क्या होता था? कस्टमर कैसे भी प्रोडक्ट को परचेस करते थे। यर कस्टमर वाज एम्फसाइजिंग ऑन द बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। देन सेलिंग कॉन्सेप्ट जिसके अंदर कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करते थे जो एग्रेसिवली प्रमोट किए जाते थे। एग्रेसिवली प्रमोट मतलब जिसकी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट, बहुत ज्यादा सेल्स प्रमोशन, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होती थी, या सेल्समैनशिप के थ्रू वगैरह उसको बेचा जाता था, वो एग्रेसिव प्रमोशन हो जाता था। ओके, ये सारे आपके जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से। फिर बाद में मार्केटिंग में बहुत बड़ा चेंज आया जहां पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस करने लग गए। मतलब कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था? प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था ये सब में। अभी यहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर उन्होंने क्या करने लगे? एम्फोसिस करने लग गए। ओके, फिर बाद में सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आया। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या किया कि सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सोशल वेलफेयर मतलब सोशल एक्टिविटीज भी करनी चाहिए हम लोग को। जैसे डोनेशंस वगैरह देना, या कोई भी सोसाइटी को सपोर्ट वगैरह ये करना, किसी भी अगर कोई भी कैलामिटी वगैरह आती है या कुछ भी ये चीजों में, स्कूल वगैरह बनना या हॉस्पिटल्स वगैरह बनना या रोड कंस्ट्रक्ट वगैरह करना या दूसरी कोई भी वेलफेयर एक्टिविटीज वगैरह जो होती है वो बिजनेसमैन कर सकते हैं।
ओल्ड एज लोगों को हेल्प करना, ऑर्फनेज को हेल्प करना। सो सोसाइटल कॉन्सेप्ट में सोसाइटी वेलफेयर प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस कंपनी प्रॉफिट, ये तीनों को बैलेंस किया जाने लग गया। फिर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जैसे कि यू हैव टू मेंटेन, मार्केटर हैज टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से आपका बिजनेस क्या होता है, ग्रो होता है। ओके, सो रिलेशनशिप मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, आपके स्टेक होल्डर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देन हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव, जो सबको समाता है, जिसमें 2-3 चीजों का समावेश होता है, उसको हॉलिस्टिक बोलते हैं, इतना याद रखना। हॉलिस्टिक के अंदर आप लोग क्या करते हो, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये सबको आप क्या कर रहे हो, समा रहे हो। नाउ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब आपको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बेटर प्राइस पे, मतलब आप सारे जो 4 पीस है आपके मार्केटिंग के, उसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर रहे हो और एक अच्छा प्रोडक्ट जो है या अच्छी सर्विस जो कस्टमर को ऑफर कर रहे हो, दैट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। यू आर ट्राइंग टू क्लब ऑल योर 4 पीस टुगेदर। इंटरनल मार्केटिंग मतलब क्या, जैसे कि इंटरनल कस्टमर होते हैं, इंटरनल कस्टमर मतलब आपके एम्प्लॉइज, आपको अपने एम्प्लॉइज को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, मोटिवेट करना है। क्योंकि जब आपके एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेट होंगे, तो आपके एक्सटर्नल कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को परचेस करने वाले वो सेटिस्फाई होंगे। सो इंटरनल कस्टमर्स आर योर एम्प्लॉइज। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके एम्प्लॉय को हैप्पी करना है। अगेन आई टोल्ड यू, रिलेशनशिप मार्केटिंग जो यहाँ पे बताया कि स्टेक होल्डर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जहां पे आपको क्या करना है कि कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, या कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना है, दूसरी चीजों के ऊपर भी फोकस करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आप इंक्लूड कर रहे हो, इसके लिए इसको हॉलिस्टिक मार्केटिंग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का डिस्टिंग्विश थोड़ा सा आप लोग याद रखना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, सिर्फ फोकस होता था प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था। पर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था अलॉन्ग विद द प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे इसको आप लोग क्या करोगे, सब अच्छी अच्छी चीजें, जैसे कि यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च होता था, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, रीजनेबल प्राइस चार्ज की जा रही थी, प्रमोशंस वगैरह अच्छे से किए जाते थे। यहाँ पे वो सब चीजें नहीं होती थी। योर ओनली एम वाज टू मेक द प्रॉफिट। तो वो आपको एक थोड़ा सा याद रखना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग वाज द एम, और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में अलॉन्ग विद द प्रॉफिट कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाज द एम। फिर आगे मार्केटिंग रिसर्च, मैंने आपको बोला था कि जो हम लोग ने फंक्शन के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वही हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो मार्केटिंग रिसर्च मतलब हमेशा याद रखना, जब भी कोई मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, जैसे आपके कस्टमर्स हैप्पी नहीं है, ओके, या फिर सपोज आपका प्रोडक्ट का सेल कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो आप लोग रिसर्च करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि व्हाई पीपल आर नॉट डिमांडिंग योर प्रोडक्ट और व्हाई सेल ऑफ योर प्रोडक्ट इज गोइंग डाउन। ओके, सो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च। और आपका जो मार्केटिंग शुरू होता है वो मार्केटिंग रिसर्च से कहीं ना कहीं पे शुरू होता है, जहां पे आप क्या करते हो, मार्केट को क्या चाहिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को बना के मार्केट को ऑफर करते हो। सो मार्केटिंग रिसर्च याद रखना कि वी कलेक्ट द डेटा, वी रिकॉर्ड द डेटा, वी एनालाइज द डेटा अबाउट द मार्केटिंग प्रॉब्लम। ऐसा अगर कुछ स्टेटमेंट आए तो आपका आंसर रहेगा मार्केटिंग रिसर्च। एमआईएस, आई टोल्ड यू, एमआईएस एक सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर। जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर होता है अकाउंट पर्पस के लिए, वैसे एमआईएस एक सॉफ्टवेयर है जो आपका किसके लिए यूज किया जाता है, मार्केटिंग पर्पस के लिए, जिसके अंदर आप मार्केटिंग की सारी इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हो, जो आपको आउटपुट देता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। जैसे कौन से प्रोडक्ट का सेल कितना हो रहा है, उससे आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को क्या मतलब कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है, वो आपको पता चलता है। इसके अंदर आपको बेसिकली पूछा जाएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस, मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है आपको, डैश इज द कंपोनेंट ऑफ एमआईएस। तो आप लोग ये सारी चीजें याद रखो। इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड मतलब कंपनी के अंदर का रिकॉर्ड जो होता है वो। फिर बाद में मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम मतलब कंपनी के बाहर की जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स वगैरह जो हो गए उनके बारे में, मार्केट की कंडीशन वगैरह, वो सब चीजों के बारे में। देन मार्केटिंग रिसर्च जो मैंने आपको बताया, और एमडीएसएस मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं एमआईएस के। ये आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। तो कंपोनेंट्स के अंदर आपके क्या आते हैं, यू रिक्वायर पीपल, मतलब कुछ लोगों की जरूरत होती है वो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। इक्विपमेंट मतलब मशीन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब आपका होना चाहिए। और प्रोसीजर, तो ये कंपोनेंट के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आ सकते हैं, या ये कंपोनेंट के ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको उसके हिसाब से आंसर लिखना है। देन डेटा माइनिंग,
डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग स्टोरेज करते हैं। तो हम लोग किसको स्टोर करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। कौन सी डेटा को स्टोर करते हैं? कस्टमर के डेटा को स्टोर करते हैं, ओके, या मार्केट के डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आप लोग बिग बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं? आपसे फोन नंबर लेते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं? आपके डेटा को स्टोर कर रहे हैं आपके पास से। फिर बाद में वो आपके फोन नंबर के सामने आपका बिल बनाएगा, तो उनको पता चल गया कि ये फोन नंबर का जो कस्टमर है ये सब चीजों को हमारे यहाँ से परचेस करके गया है। तो उन्होंने आपके पास से डेटा कलेक्ट किया, उसको डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। फिर बाद में वो लोग क्या करेंगे? ये जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया उसको मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज करेंगे। वो डेटा को यूज करना मतलब ये डेटा माइनिंग होता है। यू आर एक्सट्रैक्टिंग दैट डेटा, यू आर यूजिंग दैट डेटा फॉर योर मार्केटिंग पर्पज। आप लोग देखते हो कि जैसे कि वो अगर सपोज आपका हो गया कि आपने वहां से परचेस की चीजें और वहां से आप चले गए, फिर बाद में आप देखते हो कि आपको बिग बाजार के एसएमएस आना शुरू होता है कि ग्रोसरी के ऊपर डिस्काउंट चल रहे हैं, या फिर कपड़ों के ऊपर ये ऑफर है, या फिर दूसरे किसी चीज के ऊपर ये ऑफर है वगैरह, ऐसा उसको हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग। सो कस्टमर से आप डेटा को कलेक्ट करते हो, जिसको डेटा वेयर हाउस करते हैं, और वो डेटा को आप लोग क्या करते हो? आपके मार्केटिंग के लिए यूटिलाइज करते हो, दैट इज डेटा माइनिंग, ओके। देन कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक है आपका। अगेन इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब आप एक पूरा प्रोसेस समझ लो। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या? जब भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है तो वो एक स्टेजेस में से फॉलो जाता है। जैसे सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि अरे मुझे कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना है, सो आप नीड आइडेंटिफाई करते हो। जैसे भूख लगी है, प्यास लगी है, या आपको गाड़ी खरीदनी है वगैरह, आप आपकी नीड को आइडेंटिफाई करते हो। नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप लोग क्या करते हो? वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सर्च करते हो। जैसे आपको मोबाइल खरीदना है तो आप मोबाइल की इंफॉर्मेशन सर्च करोगे, आपके फ्रेंड को पूछोगे, या इंटरनेट पे सर्च करोगे, शॉप में जाके इंक्वायरी करोगे। उसके बाद में आप अलग अलग प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद में क्या करोगे? जो बेस्ट वाला है उसको परचेस करोगे, और आप देखोगे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं। इसको कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जब परचेस करते हैं तो कुछ प्रोसेस जो होता है वो हमारे माइंड में चलते रहता है, और जब वो प्रोसेस हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमको अच्छा लगा तो, ओके। सो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ द पीपल हु परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजम्पशन पर्पस, ये उसका डेफिनेशन है। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको ये सारे फैक्टर्स ये करने की कंज्यूमर बिहेवियर को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। एक मैं आपको समझाता हूँ, बाकी के आपको थोड़ा सा वो याद रखना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कौन से फैक्टर का परिणाम होता है। तो पहला है मार्केटिंग फैक्टर। उसके अंदर आपके 4 P, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से कंज्यूमर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। कुछ लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही लगते हैं, भले उसका प्राइस ज्यादा हो। पर कुछ लोग क्या करते हैं, भले प्राइस बहुत ज्यादा होगी और क्वालिटी कितनी भी अच्छी होगी तो भी वो प्रोडक्ट को परचेस करते नहीं है। तो क्वालिटी के ऊपर कस्टमर का बिहेवियर डिपेंड होता है। प्राइस, अगेन एज आई टोल्ड यू कि हाई प्राइस होगा तो कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है, लो प्राइस होगा तो अलग होता है। प्रमोशन का इंपैक्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, कि टीवी में अगर एडवर्टाइज प्रोडक्ट रहेगा तो उसको कस्टमर जल्दी परचेस करते होंगे शायद तक, और अगर टीवी पे एडवर्टाइज नहीं रहेगा तो उसको एडवर्टाइज नहीं, उसको परचेस नहीं करते होंगे, ओके। प्लेस, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर हो रहा है तो कस्टमर उसको परचेस करेंगे। मतलब वो प्रोडक्ट मेरे एरिया में मुझे मिलता है तो मैं वो प्रोडक्ट को परचेस करूंगा, पर अगर मेरे एरिया में नहीं मिल रहा है तो मैं उसको परचेस नहीं करूंगा। तो ये मार्केटिंग फैक्टर्स है जो कस्टमर के बिहेवियर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। उसी तरीके से अभी आपको क्या करना है कि पर्सनल कौन से फैक्टर्स आते हैं वो भी याद रखना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में आपको रखेंगे आएगा कि डैश इज अ पर्सनल फैक्टर दैट अफेक्ट टू द कंज्यूमर बिहेवियर। तो पर्सनल फैक्टर मतलब कि जो कस्टमर के रिलेटेड होता है, तो कौन सा है? एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, ऐसा आप याद रखने का, ओके। ये सारे कस्टमर के रिलेटेड है तो उसको पर्सनल फैक्टर बोलते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब आपके मेंटेलिटी से रिलेटेड, जैसे लर्निंग, लर्निंग मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर सपोज पास में वो प्रोडक्ट को परचेस किया आपने और आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा तो आप वापस से प्रोडक्ट को परचेस करोगे। अगर एक्सपीरियंस खराब रहा तो आप प्रोडक्ट को परचेस करोगे नहीं। सो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया। आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव वगैरह, मोटिव, क्या पर्पज से आप गुड्स परचेस कर रहे हो वगैरह, वो सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फिर बाद में सिचुएशनल फैक्टर्स के अंदर देखो क्या है, फिजिकल सराउंडिंग, मतलब आपका शॉप कैसा दिखता है, अच्छा शॉप होगा तो लोग ज्यादा परचेस करते, नहीं होगा तो नहीं परचेस करते, लाइक दैट। सोशल सराउंडिंग, तो ये आप इसके अंदर के जो पॉइंट्स है ना वो याद रखना, स्पेशली यहाँ के याद रखना कि मार्केटिंग फैक्टर में 4 Ps आते हैं, पर्सनल फैक्टर में एज, जेंडर, एजुकेशन आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है वगैरह, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड करना।
ओके, मार्केट को आप क्या करते हो, अलग अलग करते हो। बिकॉज क्या होता है, आप हर एक कस्टमर के लिए सेम मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, अलग अलग कस्टमर के लिए आपको अलग अलग मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ओल्ड एज लोगों के लिए अलग तरीके से मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट, आपका प्राइस वगैरह सब अलग होगा। फीमेल्स के लिए आपको अलग से मार्केटिंग करना पड़ेगा, बच्चों के लिए अलग से करना पड़ेगा, अपर क्लास वालों के लिए अलग से मार्केट, लोअर क्लास वालों के लिए अलग से मार्केटिंग। सो अलग अलग से मार्केटिंग मतलब उनका प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन सब अलग अलग होगा। आप अपर क्लास और मिडिल क्लास के कस्टमर को एक ही जैसा प्रोडक्ट नहीं दे सकते हो। yes no, because upper class is again they are concerned with the quality of the product, okay, lower class जो होते हैं वो थोड़े से प्राइस से कंसर्न रहते हैं, ओके, ओल्ड एज लोग, यंगस्टर्स, इन लोगों के प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है, इनको हैंड की पैक के प्रोडक्ट चाहिए, यंगस्टर्स को, ओल्ड एज लोगों को थोड़ा सोबर चीज चाहिए वगैरह। सो मार्केट अलग अलग होता है। सो हर एक मार्केट को आप सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते, तो आपको मार्केट को डिवाइड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से मार्केटिंग करना पड़ेगा। जैसे आप किंडर जॉय को जानते हो, किंडर जॉय में क्या है, उसमें भी आप देखते हो लड़के के लिए पिंक ब्लू कलर का किंडर जॉय और लड़की के लिए पिंक कलर का ये किंडर जॉय। सो उन्होंने मार्केट को सेगमेंट किया है। फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड हैंडसम, गर्ल्स एंड बॉयज में उन्होंने मार्केट को डिवाइड किया है। एरियल एंड टाइड, प्राइस के हिसाब से उन्होंने मार्केट को डिवाइड किया कि एक अपर क्लास के लिए, एक लोअर क्लास के लिए। एरियल का प्राइस ज्यादा होता है तो अपर क्लास, टाइड का प्राइस कम होता है तो लोअर क्लास। तो इस हिसाब से आप मार्केट को डिवाइड कर रहे हो, और ये डिवाइड करना बहुत जरूरी है, तब जाके आप प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर सपोज एरियल वालों ने सिर्फ एरियल ही बेचा होता, टाइड नहीं बेचा होता, ओके, और दोनों उनका प्राइस जो है वो सपोज 150 रुपया किलो है या फिर उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो लोअर क्लास के कस्टमर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए उन्होंने टाइड बनाया। तो टाइड की वजह से क्या है कि लोअर क्लास के कस्टमर उसको भी परचेस कर पाएंगे। ऐसे आप अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो। वहां पे भी मार्केट डिवाइड करने के कौन से बेसिस होते हैं, तो लोकेलिटी बेसिस पे आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मुंबई की बात लेते हैं तो सबर्बन मुंबई और अर्बन मुंबई या सिटी मुंबई, यस ना। अर्बन और रूरल में अर्बन और रूरल एरिया, तो अर्बन के लिए अलग से आपका मार्केटिंग, रूरल के लिए अलग से मार्केटिंग। रीजन के बेसिस पे जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह या कर्नाटका वगैरह, ये सब अलग अलग तरीके से क्या करते हो, महाराष्ट्र को डिवाइड, रीजन को डिवाइड कर रहे हो, तो रीजन के हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हो, तो दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। नेशन के हिसाब से जैसे इंडिया हो गया वगैरह, चाइना वगैरह हो गया, तो इस हिसाब से आप मार्केट को क्या करें, डिवाइड करो नेशन के बेसिस पे। तो किस किस बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है, तो जियोग्राफी मतलब लोकल, रीजनल, नेशनल, अर्बन, रूरल। डेमोग्राफिक मतलब जो हम लोग को मैंने यहाँ पे पर्सनल बताया, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन। तो ये सब आपको बेसिस याद रखने, अगेन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है और इसका मीनिंग याद रखना है। देन आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको सीआरएम बोलते हैं, तो फुल फॉर्म भी याद रखना आप लोग और उसका मीनिंग भी याद रखना। मैंने पहले ही आपको फंक्शंस में बताया कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मींस व्हाट, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशन विद योर कस्टमर सो दैट योर कस्टमर लॉयल्टी विल इंक्रीज। कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। अगर आपने अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं किया, एक बार से प्रोडक्ट बेच दिया और कस्टमर को फिर आपने कभी पूछा ही नहीं, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपके पास बार बार नहीं आएगा। ये सुन, आपको फिर वापस से मार्केटिंग, प्रमोशन के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको आप क्या करो, खुश रखो, उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करो, तो वो लोग भी आपके पास बार बार आएंगे, प्लस वो लोग आपके लिए दूसरे कस्टमर्स भी क्रिएट करेंगे या दूसरे कस्टमर्स भी लाएंगे। दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। आपको अगर पता होगा कि आईसीआईसीआई बैंक का एक एड आता था अमिताभ बच्चन का, जहां पे वो लोग क्या करते थे, कस्टमर का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे बाय ऑफरिंग अ स्मॉल केक टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर। अगर सपोज उस कस्टमर का बर्थडे और वो बैंक में आया तो वो लोग उनको केक ऑफर करते थे और विश करते थे। दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, कि आपने कस्टमर का बर्थडे याद रखा। यस ना। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्निक आप यूज कर सकते हो कस्टमर रिलेशनशिप के लिए। उसके बारे में ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर पहला है डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग। डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग के बारे में मैंने आप लोगों को डेटा माइनिंग टॉपिक में बताया कि आप कस्टमर के डेटा को कलेक्ट करते हो और उसको वजह से आप कस्टमर्स को क्या करते हो, जो भी ऑफर्स वगैरह होता है उसके बारे में इन्फॉर्म करते हो, तो एक कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनता है। अभी मेरे मोबाइल पे अगर बिग बाजार का मैसेजेस आएंगे कि इसके ऊपर ऑफर है, इसके ऊपर ऑफर है, तो ऑब्वियसली मुझे इन्फ्लुएंस होगा और मैं जाके वो प्रोडक्ट को परचेस करूंगा, तो मेरा उनके साथ अच्छा रिलेशन हो गया। लॉयल्टी प्रोग्राम, जो लॉयल कस्टमर्स है उनको आप क्या करते हो, कुछ बेनिफिट देते हो, जैसे गिफ्ट वगैरह देते हो कुछ, या स्पेशल कोई ट्रीटमेंट वगैरह देते हो, जो कस्टमर आपके पास से बार बार प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम मतलब अब जैसे बिग बाजार का अगेन एग्जांपल देता हूं कि वहां पे प्रॉफिट कार्ड होता है, तो प्रॉफिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो वो लोग क्या करते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं, जैसे कि आपको क्यू में याद खड़े रहने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली दूसरे काउंटर पे जाके पेमेंट कर सकते हो। सो दैट इज वेयर दे आर गिविंग यू प्रायोरिटी। या बैंक में जाते हो तो आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, आप बहुत बड़े कस्टमर हो उनके,
ओके और आपको वैल्यू करते हैं और इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, आपको अलग से बुला के आपके पास से कैश या आपका जो भी काम है बैंकिंग ट्रांजेक्शन वो करके देंगे. दैट इज प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम. यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू योर कस्टमर, उससे आपका रिलेशन मेंटेन होगा. वन टू वन मार्केटिंग मीन्स यू शुड नॉट कंसिडर योर कस्टमर एज कस्टमर, यू शुड कंसिडर देम एज योर पार्टनर. मतलब ये कस्टमर नहीं है, ये मेरा पार्टनर है. और कस्टमर को फिर पूछो कि भाई मेरे प्रोडक्ट कैसा लगा आपको, या मेरे प्रोडक्ट में कोई चेंजेस की जरूरत है क्या. यू आर अज्यूमिंग कस्टमर एज अ पार्टनर, उसकी वजह से कस्टमर को भी अच्छा लगता है. दैट इज वन टू वन मार्केटिंग. देन आफ्टर सेल सर्विस आप अच्छी दे दो कस्टमर को, उससे कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन होगा. कस्टमर सर्विस एजेंट्स, आप लोग देखते हो कि बैंक के अंदर जो होते हैं आपके पीआर ऑफिसर्स होते हैं, वो ऑफिसर्स क्या करते हैं, कस्टमर के जो भी डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसको फुलफिल करते हैं. तो ऐसे कस्टमर्स के लिए अलग अलग एजेंट्स आप क्या करो, अपॉइंट करो, और वो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट की फुल केयर लेंगे. सेटिस्फेक्शन सर्वे करो, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उससे रिलेशन अच्छा हो सकता है. सजेशन स्कीम मंगवा सकते हो आप, किस कस्टमर को सजेशन पूछ सकते हो. और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके, कि 5 पैटर्न्स ऑफ मार्केट टारगेट मार्केटिंग. ओके ना, 5 तरीके के इन्होंने मार्केट टारगेटिंग बताया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे एक मार्केट होता है और एक ही प्रोडक्ट होता है. जैसे मैं आपको हाइपोथेटिकली बताता हूँ, एक्चुअल रियल सिचुएशन ऐसा नहीं हो सकता है. जैसे लाइफ बॉय है, तो लाइफ बॉय सपोज उनका एक ही प्रोडक्ट है, वो लोग क्या करते हैं, बच्चों का सोप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू हाइपोथेटिकली. और वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसको महाराष्ट्र में बेचते हैं. सो दैट इज सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल मार्केट, दैट इज सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे एक मार्केट है, एक प्रोडक्ट है. मल्टी सेगमेंट मतलब उसका अपोजिट, जहां पे मल्टीपल मार्केट में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हो. जैसे सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनी है, तो वो लोग टीवी भी बेच रहे हैं, फोन भी बेच रहे हैं, या सुनो दूसरे कार वगैरह भी बेच रहे हैं, वो लोग फर्नीचर भी बेच रहे हैं, एफएमसीजी भी बेच रहे हैं, और वो अलग अलग मार्केट में बेच रहे हैं. जैसे इंडियन मार्केट में भी बेच रहे हैं वो लोग, या एशिया में बेच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं, अमेरिका में, तो अलग अलग मार्केट में बेच रहे हैं. सो मल्टी सेगमेंट मीन्स मल्टीपल मार्केट, मल्टीपल प्रोडक्ट. देन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, एक होता है, बट मार्केट जो होते हैं आपके मल्टीपल्स होते हैं. मतलब आप अलग अलग मार्केट में वही प्रोडक्ट को क्या करते हो, लॉन्च करते हो. पहले एक मार्केट में लॉन्च किया, फिर दूसरे मार्केट में, फिर तीसरे मार्केट में. योर प्रोडक्ट इज सेम बट योर मार्केट इज डिफरेंट. ओके. देन मार्केट स्पेशलाइजेशन, यहां पे क्या हो रहा है कि आपका मार्केट एक ही है, बट आपका प्रोडक्ट क्या है, मल्टीपल है. मतलब एक ही मार्केट के अंदर, जैसे मुंबई है, मुंबई के अंदर आप लोग क्या करो, अलग अलग प्रोडक्ट को लाके लॉन्च करते जा रहे हो. सो दैट इज मार्केट स्पेशलाइजेशन. फुल मार्केट कवरेज मतलब क्या, सब मार्केट में आप सब बेचते हो. कि आपने मतलब सारे मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो, प्लस आप क्या कर रहे हो, सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहां पे बेच दिए हो. ओके. अभी यहाँ पे एक सिर्फ चीज समझना है, ये और ये जो है ये कॉमन नहीं है. यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल मार्केट. यहाँ पे भी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऑल मार्केट, मतलब अलग अलग मार्केट अलग अलग प्रोडक्ट. यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट बेच रहे हो. जैसे कि आप सिर्फ गाड़ियां बेच रहे हो, सो गाड़ियों के अंदर सपोज आपने कार बेच रहे हो, तो अलग अलग कार के जो वर्जन है या अलग अलग कार की जो कैटेगरीज है वो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए, पर एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट है कार. ओके. या फिर आप सपोज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बेचते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक में टीवी फ्रिज, तो एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट है. ओके. और वो अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं. यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट, आप कार भी बेचते हो, आप बुक्स भी बेचते हो, आप ग्रोसरी भी बेचते हो, दूसरी आइटम भी बेचते हो. सो यू आर सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट. दैट इज द डिफरेंस. तो ये टेबल को आप एक थोड़ा याद रखो, बिकॉज इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है. ओके. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हुए रहेंगे, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, आप उसको अपीयर करेंगे. सो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को आप सॉल्व करने के लिए जाओगे, उसके पहले आप वीडियो को सुनो, सारे कॉन्सेप्ट को सुनो, और फिर आप ऑब्जेक्टिव्स को देखो, आपको बहुत उस पर फर्क दिखाई देगा. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू.